दोस्तों वंदे मातरम। ADHD इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब भी इसकी बात होती है शॉर्ट फॉर्म में आम भाषा में ADHD ही कहा जाता है और हिंदी में ऐसा कोई नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन संस्कृत में भी इसके नेम है, लेकिन ADHD से ही इस डिसऑर्डर के बारे में जाना जाता है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो जब भी इस डिसऑर्डर की बात आती है तो ऐसे कहा जाता है इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका 100% संपूर्ण इलाज है, वो भी बहुत ही कम समय में ADHD से ग्रसित लोग ठीक हो जाते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये एक रोग है, डिसऑर्डर है और ये डेफिशिएंसी है। देखिए मेडिकल साइंस में तो कहा जाता है कि बीमारी है, रोग है। मैं इसे रोग नहीं मानता, मैं इसे एक डेफिशिएंसी मानता हूँ, वो भी ब्रेन की, जिसमें जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ऐसी कुंडलियाँ हमें देखकर अक्सर वैसे ही मालूम हो जाता है कि ये जो जातक है ये ADHD से पीड़ित है। बिकॉज लगन, लग्नेश, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के ऊपर भी एफ्लिक्शन होती है। बाय द वे, जो ज्योतिष के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ADHD का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बेहतरीन रेमेडीज़ हैं और जातक ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के अंदर अंदर ही पूर्ण तरीके से ठीक हो जाता है। ये लाइव केस है, आप लोगों के लिए मैंने लिखा भी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं दी है। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो मुझे मालूम है, मैंने यहाँ पे D24 चार्ट भी दिया है, चतुर्विशांशा, जिससे कि नॉलेज, जातक का ज्ञान एट्सेट्रा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप ये D24 के साथ कनेक्ट करके आप टाइम निकाल लीजिएगा। दिल्ली समय ही ले सकते हैं आप, दिल्ली का ही समय मान लीजिएगा। इसी के नियर बाई कुंडली है किसी जातक की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस कुंडली को पब्लिकली शो किया जाए या डेट ऑफ बर्थ दी जाए। तो ज्योतिष के स्टूडेंट्स को मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम कैसे निकालना है कुंडली को देखकर। तो देखिए, छोटे से विश्लेषण शुरू करते हैं हम। ये केस मेरे पास आया था, 2017 का जन्म है और जब ये कुंडली मेरे पास आज से 2 वर्ष पहले आई थी तो मैंने कुंडली को देखकर ही बता दिया था कि इस बच्चे को ADHD का प्रॉब्लम होना चाहिए और पेरेंट्स ने कंफर्म भी किया और उन्होंने ये बताया भी कि उन्होंने बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। उस समय बच्चे की आयु कुछ ज़्यादा नहीं थी, 4.5 पौने 5 वर्ष की वो बेटी थी, लेकिन अब वो 6.5 वर्ष की हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ADHD में अक्सर क्या होता है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैक्सिमम केसेस में मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे सुपर इंटेलिजेंट, हाइपर एक्टिव, और कुछ बच्चों को जिनका चंद्रमा के ऊपर ही अध्ययन करना पड़ेगा कि चंद्रमा से ये देखा जाता है, चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उन बच्चों को अटेंशन नहीं चाहिए। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो अटेंशन सीकर भी होते हैं, अगर 8वां घर उनका सक्रिय होता है तो। और इस केस में ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है और बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास, अराउंड 220-22 के करीब केसेस हैं लगभग, और जिनमें से कि 85% लोग ठीक हो चुके हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि एक पर्सन जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्टेट लेवल का प्लेयर है, सेमीफाइनल तक खेल चुका है, फाइनल में खेलना बाकी है और अचानक ही वो क्विट कर देगा क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए। एंड बाद में उसे वो एक किक मिलती है कि वो एक डिप्रेशन में जाने की, डिप्रेसिव स्टेज में जाने की, ताकि लोग उसे सिंपैथेटिकल गेन भी देने की कोशिश करें। तो ऐसे बच्चों के अलग अलग तरीके देखे गए हैं और वो पेन में भी जाते हैं, लेकिन वो एक आदत से मजबूर होते हैं कि अचानक ही कार्य को करते करते क्विट कर देंगे, और वो भी उस समय जब वो अचीव करने वाले हैं। सिमिलरली बहुत सारे डोमेन में, सॉफ्टवेयर फील्ड में देख लें आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, ऐसे जातक प्रोजेक्ट में काम करते करते अचानक ही काम को अधूरा छोड़ देते हैं, और वो भी उस समय जब उनकी
जो डिमांड होती है बहुत हाई होती है, डिपेंडेंसी, और उन्हें मालूम होता है कि उनके बिना वो कार्य नहीं हो पाएगा। बस उनका ये होता है कि उन्हें छोड़ देना है कार्य को। तो चलते चलते काम को छोड़ देना। बच्चे जो स्कूलिंग करते हैं, काम नहीं करते हैं पूरा, आधा काम करेंगे आधा छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, दे आर इंटेलिजेंट, दे नीड अटेंशन। एंड बाद में ये चीज़ें हाइपर एक्टिविटी जो होती है, डिप्रेसिव स्टेज, टेंशन, डिप्रेशन एंड ऑटिज़म का भी कारण बनती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केसेस को बचपन में ही संभाल लिया जाए। वेल, कॉम्बिनेशन देखते हैं इस कुंडली में क्या हुआ था। शनि लगन में नीच है, मंगल की शत्रु राशि में बैठे हैं, और यहाँ पर अभी लग्नेश मंगल को देखिए, मंगल 10th हाउस में बैठे हैं, और मंगल के ऊपर किसी भी कोई शुभ ग्रह की कोई सपोर्ट नहीं है। लग्नेश है, ठीक है, माना कि यहाँ पर दिग्बली है, बट एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी उस समय जब लग्नेश मंगल की राशि पर शत्रु शनि बैठे हुए हैं, और आपस में मंगल और शनि अधिशत्रु माने गए हैं। इसके साथ अगर मंगल के जो डिपॉजिटर हैं सूर्य 11th हाउस में, माना कि 2 बेनिफिक प्लैनेट है यहाँ पर, लेकिन कोई यहाँ पर शुभ प्रभाव नहीं है। अब इन प्लैनेट्स को हम D24 में भी चेक करेंगे, D9 का भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जगह बहुत कम थी तो इसलिए D9 हम डिप्लॉय नहीं कर पाए। अक्सर मैं मेरे वीडियोस में कहता हूँ कि अगर D9 आपका ब्रेन है तो D1 कुंडली, लग्ना कुंडली अगर आपका ब्रेन है तो D9 आपका दिल है, और दिल और दिमाग दोनों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक आत्मीय कनेक्शन बनेगा, तभी आपके सूर्य को पावर भी मिलेगी। और सूर्य आत्माकारक प्लैनेट है, और चंद्रमा से भी बल, पक्ष बल चंद्रमा का अगर स्ट्रॉन्ग है, ये सब जब कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होंगे तभी जाके जातक ठीक हो सकेगा। और या नहीं तो उसके सॉल्यूशंस फॉलो जब करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा का ध्यान देना पड़ेगा। तो शनि को अगर आप देखेंगे D24 में लगन में चले गए हैं, मित्र लगन में चले गए हैं, लेकिन पाप कारत्री में है, दोनों तरफ गर्म ग्रहों का प्रभाव। लगन कुंडली में हम फिर आ जाते हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में शत्रु राशि में चले गए हैं, और वो भी उस समय जब महादशा शुरू भी हुई तो जुपिटर की ही शुरू हुई। और गुरु ने नक्षत्र तो अच्छा पकड़ा हुआ है, लेकिन गुरु के ऊपर कोई भी किसी भी शुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं है। बल्कि यहाँ पर अगर हम डिपॉजिटर की बात करते हैं, मंगल के डिपॉजिटर सूर्य की जब मैं बात कर रहा था, तो केतु की 9वीं दृष्टि भी है, जो कि शुभ दृष्टि नहीं मानी गई है केतु और राहु की सूर्य के ऊपर। 3rd हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड सैटर्न शनि लगन में चले गए हैं, और देखिए यहाँ पर उनके घर के ऊपर केतु बैठे हैं। शनि के ऊपर देखिए कोई भी किसी ग्रह की कोई शुभ दृष्टि नहीं है। मंगल ठीक है अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन मंगल का एक एग्रेसिव नेचर भी तो है, कमांडर है मंगल, ठीक है अपने घर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो, लेकिन एक हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन वो भी तो दे रहा है। और चंद्रमा का भी विचार कीजिए, चंद्रमा अष्टम घर में चले गए हैं, पीड़ित हो चुके हैं चंद्रमा। 9th के लॉर्ड हैं, राहु चंद्रमा के घर पे बैठे हुए हैं। सिमिलर कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर भी देखिए, शनि चंद्रमा विष योग, और D9 में भी दोस्तों कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं हैं। तो जब इस टाइप के कॉम्बिनेशन जब कुंडलियों में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि जब जुपिटर जब 12th हाउस में बैठा है, जब उसकी महादशा शुरू हुई और वही जुपिटर नीच होकर D24 में 8th हाउस में चला गया, तो ये ADHD के सिम्टम देता है। मैंने ये फॉर्मूला बहुत सारी कुंडलियों में अप्लाई किया है। अगर आप कोई क्लास 6 की अगर बुक्स देखेंगे तो उनमें ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे आपको। देखिए ये वही बात है कि आप जितना अध्ययन करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जितने ज़्यादा आपके पास केसेस आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप रिसर्च करते चले जाएंगे, एंड इसी तरह से आप सीखते चले जाते हैं। वेल, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई ज्योतिष का स्टूडेंट और कोई किताब लिखना चाहता है तो प्लीज़ आप ये केस यूज़ कर सकते हैं, मैं इसकी इजाज़त देता हूँ आपको।
और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं बुक क्यों नहीं लिखता हूँ। दोस्तों, पेशेंस नहीं है मेरे पास बुक लिखने की। मैं बोलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बुक लिखने बैठूँगा तो मेरे बाकी बहुत सारे जो मेरे कार्य हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे। तो कोई भी अगर बुक लिखना चाहे, मैं ऐसे केसेस देता जाऊंगा, आप अपनी बुक लिखते जाइएगा। और मुझे कोई नाम भी नहीं चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आप मेरा कोई रेफरेंस भी दें, आप अपने नाम से यूज़ कीजिए। बस ये है कि लोगों को मालूम होना चाहिए, पब्लिक को, और ताकि हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसे ठीक किया जा सकता है जातक को। अब क्वेश्चन आता है कि रेमेडीज़। सूर्य यहाँ पर दिग्बल अच्छा मिला है, चंद्रमा बहुत दूर चले गए हैं, और चंद्रमा का पक्ष बल भी, सूर्य और चंद्रमा आपस में काफ़ी दूर है, पक्ष बल काफ़ी कम है चंद्रमा का, दिग्बली तो नहीं कहा जा सकता चंद्रमा को। सूर्य और चंद्रमा की जो वैदिक रेमेडीज़ होती हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। लगन में शनि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यहाँ पर, गुरु की वैदिक रेमेडीज़, एंड सेकंड एंड थर्ड हाउस को हम छोड़ नहीं सकते। और इस कुंडली में शनि लगन में भी है और तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो रेमेडीज़ यहाँ पर कम हो जाती हैं, क्योंकि तीसरा घर और ये सेम आ जाता है। अब रेमेडीज़ इसमें क्या क्या हैं, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है, ऑटिज़म के ऊपर भी मैंने वीडियो दिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आइकन बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जो ऑटिज़म के लिए जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, मिलते जुलते सॉल्यूशन ADHD में भी सिमिलर ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भाषा में वैदिक सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट 70% मिलते जुलते होते हैं। फिर भी अगर आपको ये चाहिए कि कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा हमारी वेबसाइट astrokapoor.com का, आप उस पर चले जाइए, आप उसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल के अंत में आपको जो भी सॉल्यूशंस हैं ADHD के, जो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो सीरियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, या कोई वयस्क है बड़ा, तो बेटर है कि आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से हेल्प लें, प्रॉपर केस स्टडी करवाएं, क्योंकि केस स्टडी में ये भी मालूम चलता है कि अगर किसी बच्चे को कोई रोग बना है, क्योंकि 5वां घर होता है पूर्व पुण्य, 5वें घर का कनेक्शन कहीं उसके माता पिता के 9th हाउस या पंचम घर के साथ तो नहीं बन रहा है, कहीं माता पिता के कोई ऐसे दोष तो नहीं है जो डेस्टिनी बच्चे की और माता पिता की आपस में कनेक्ट कर गई है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जब ये कंबाइंड सॉल्यूशन होता है तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है जातक को रिकवर करने में। अदरवाइज़ एक कुंडली भी काफ़ी होती है, लेकिन ज़रूरी है कि फैमिली की कुंडलियाँ पेरेंट्स की एक बार साथ में ज़रूर क्रॉस चेक की जाए। सो दोस्तों, केस स्टडी सिंगल अलग बात है, और सॉल्यूशन न्यूट्रल जो रेमेडीज़ होती हैं वो भी आपको मिल सकती हैं नीचे आर्टिकल में जो मैंने बताया। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ये उतना ही डिफरेंस है जो आप सोशल मीडिया में अक्सर आप देखते हैं, किसी वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में 12 राशियां दी हैं कि आज आपका भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, 2024 का वर्ष आपके लिए क्या होगा, कैसा रहेगा। और अक्सर लोग पढ़ते हैं और अपने साथ मैच करवाने की कोशिश भी करते हैं। आप सोचिए 12 राशियाँ, 800 करोड़ दुनिया, और अगर डिवाइड किया जाए 800 करोड़ को तो 12 से, तो कितना 65 करोड़ लोग, क्या 65 करोड़ लोगों का भविष्य एक जैसा हो सकता है? तो ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, जो मैं रेमेडीज़ भी नीचे मेंशन कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, वो जो रेमेडीज़ मेंशन हम कर रहे हैं उनमें 2 या 3 रेमेडीज़ आपके लिए भी ज़रूरी काम आएंगी, लेकिन अगेन वो न्यूट्रलाइज्ड हैं, सबके लिए हैं। सो दोस्तों, ये केस है लाइव केस, और ये बेटी आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। पहले इन्हें बहुत परेशानी थी, हाइपर एक्टिव थी, तोड़फोड़ कर देती थी, माता पिता के ऊपर चीज़ें उठा के फेंक देती थी, और घर में जो भी कोई आता था तो उन्हें अटेंशन के लिए कोई भी चीज़ को उठा के दे मारती थी जस्ट, और कई लोगों को उसकी वजह से इंजरी भी हुई। तो लेकिन अभी कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं है। शी इज़ ए सुपर इंटेलिजेंट चाइल्ड and very calm and composed personality I can say about this child also, because आप देखिए शनि लगन में जब होता है तो ऐसे बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं, शांत, पोलाइट, विनम्र और
कार्मिक कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे आज के लिए। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।